हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डायनेमिक ऑफ मशीन का यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, इससे पहले दो लेक्चर हमने पढ़ा। पहले लेक्चर में हमने बैलेंसिंग ऑफ सिंगल मासेस इन सेम प्लेन देखा। सेकंड में देखा बैलेंसिंग ऑफ सिंगल मासेस विथ टू डिफरेंट मासेस विथ डिफरेंट प्लेन। इस लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। बहुत सारे मासेस हैं, एक ही प्लेन में रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको बैलेंस करने के लिए भी हम उसी प्लेन में एक रिजल्टेंट मास लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये देखो, मास m1, मास m2, मास m3, मास m4। तो इस मास m1 के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है fc1, मास m2 के कारण fc2, मास m3 के कारण fc3, मास m4 के कारण fc4। ठीक है, तो ये तीनों मास चारों को बैलेंस करने के लिए हम एक रिजल्टेंट मास दैट इज m कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि r डिस्टेंस में है। ठीक है, अब देखो, ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल से जो मास एम ये है आपका रिजल्टेंट है, हमने इसी यहीं से ले रहे हैं। तो हॉरिजेंटल से यहाँ तक का मास जो आपने रिजल्टेंट मास लिया उसका एंगल बना है थीटा। हॉरिजेंटल से मास m4 जो है उसका एंगल दैट इज थीटा 4। उसी हॉरिजेंटल से मास 3 के लिए थीटा 3, उसी हॉरिजेंटल से मास 2 के लिए थीटा 2 और उसी हॉरिजेंटल से मास m1 के लिए थीटा 1। तो ये हमारा थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 और थीटा ये है। ये हमारा स्पेस डायग्राम है और ये एक वेक्टर डायग्राम। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आपको एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व करने के लिए आ सकता है, कभी ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो मैं आपको दोनों मेथड का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे ये इन बैलेंसिंग टॉपिक्स पे। और ये टॉपिक कुछ हमारा फर्स्ट टॉपिक यूनिट 3 का खत्म हो जाएगा। हाफ ऑफ पोर्शन यूनिट 3 हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग m1, m2, m3 and m4 at distance of r1, r2, r3 and r4 from the axis of rotating shaft। ठीक है, from the axis of rotating shaft, this axis है जो रेड कलर से आपको दिख रहा है x, this is the axis of rotating shaft। okay, now let theta theta 1, theta 2, theta 3 and the theta 4 be the angle of these masses with the horizontal line ox। clear? Now, let the masses rotate about an axis through O and perpendicular to the plane of paper with a constant angular velocity omega radian per second। ठीक है, जो मासेस रोटेट हो रहा है वो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रहा है द एक्सिस थ्रू ओ। ठीक है, इतना हुआ ना। अब जब आप एनालिटिकल मेथड से अगर आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आ गया, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को अगर आपको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आ गया तो आप कैसे करोगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको यहाँ सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा और जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब हम उसे इस स्टेप को फॉलो करते हुए अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, so the magnitude and the direction of balancing masses may be obtained analytical as discussed below। जो हम लोग नीचे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बैलेंसिंग मासेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन मिला हमारे पास। तो क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे, फाइंड आउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच मास ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट। जो जो मास लगे होंगे, क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन देखने के बाद हमने ये ड्राइंग बनाया। उसमें दिया हुआ कि आपका मास m1 हॉरिजॉन्टल से इतने डिग्री पे है और उसका r1 इतना है। तो ऐसे आप सबसे पहले तो स्पेस डायग्राम और क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से बना लोगे। ठीक है, उसके बाद हर एक मास के लिए आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल लोगे। दैट इज m1 के लिए क्या हो जाएगा, मास m1 के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, fc1 इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। मास 2 के लिए क्या हो जाएगा, fc2 इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो भी जितने मास दिए होंगे सबके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप निकाल लेना। उसके बाद अगला स्टेप, रिजॉल्व द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली एंड फाइंड देयर सम्स। ठीक है, तो जो भी आपके सबके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका है, हमने क्या किया, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल लिया हर एक मास के लिए। अब आप उसको रिजॉल्व करना है हॉरिजेंटली और वर्टिकली। ठीक है, और उनका सम निकालना है। ठीक है, हमने पहले पूरे मासेस को हॉरिजेंटली रिजॉल्व कर लिया, उसके बाद वर्टिकली रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करना मतलब जैसे कि कॉस थीटा हॉरिजेंटल से जो बना है कॉस थीटा, तो उसका वर्टिकली साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे हमने रिजॉल्व करना। न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो मैं आपको वहाँ भी रिजॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है,
नाउ सम ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा हॉरिजेंटल जब रिजॉल्व करोगे तो उसको और उसका सबका सम दैट इज m1r1 cos थीटा 1, हॉरिजेंटल से बना रहा है थीटा, और जब हॉरिजेंटली आप कंपोनेंट को रिजॉल्व करोगे तो वो cos थीटा में आएगा, क्योंकि ये आपका हॉरिजेंटल है और यहाँ m1 ये m2 m3 हॉरिजेंटल से आपका बना रहा है, तो ये जहाँ थीटा बनता है वो cos टर्म आता है, देयरफॉर हॉरिजेंटल आएगा m1r1 cos थीटा 1 सेंट्रीफ्यूगल FC1 के लिए, FC2 सेंट्रीफ्यूगल मास 2 के लिए, M2R2 cos थीटा 2 ऐसे सो ऑन, ठीक है। एंड सेम द सम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स del V is m1r1 sin थीटा 1 m2r2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 ऐसे पूरा कवर होते जाएगा, ठीक है। तो हमने हॉरिजेंटल वर्टिकल निकाल लिया, वर्टिकल हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकाल लिया, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया। अब रिजल्टेंट के लिए उसके मैग्नीट्यूड के लिए एफ सी इज इक्वल टू रूट ऑफ हॉरिजेंटल का स्क्वायर माइनस वर्टिकल कंपोनेंट्स के स्क्वायर, तो इससे हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा बैलेंसिंग मासेस के, ठीक है। नाउ अब हम डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए किस थीटे पे टिल्ट है इस दिए देखेंगे। इफ थीटा इज द एंगल which the resultant force make with the horizontal then tan theta is equal to del v upon del h, ठीक है ना। अगला स्टेप होगा हमारा the balancing force is then equal to the resultant force but in opposite direction, जो आपका बैलेंसिंग फोर्स होगा वो इक्वल फोर्स तो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका जो मीन मास है उससे, ओके। अगला स्टेप है उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंसिंग मासेस सच दैट एफ सी इज इक्वल टू एम आर, FC1 is equal to M1R1, FC2 is equal to M2R2 ऐसे, where M is the balancing mass and R it is the its radius of rotation, ओके। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालेंगे सबके लिए, उनको उसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजेंटली और वर्टिकली और उसके सम्स निकालेंगे। उसके बाद रिजल्टेंट के लिए उसको रूट के अंदर एच हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद उसका डायरेक्शन निकालेंगे, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट। उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट इज FC के लिए M1R1 M2R2 ये निकालेंगे, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने लेक्चर्स में M1R1 निकाला था, M2R2 निकाला था, सेम इसमें भी हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब जब ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करोगे तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये वेक्टर डायग्राम ऐसा कुछ वेक्टर डायग्राम बनेगा, यही चीज़ ऐसे बना है। अब ये वेक्टर डायग्राम कैसे बना है इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, तो हम पढ़ते जाते हैं इसे और हम बनाते जाते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड कुछ हमारा ये सब प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ओके। तो ग्राफिकल मेथड में पहला जो स्टेप हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्पेस डायग्राम, सबसे पहले हम स्पेस डायग्राम बनाएंगे, ओके। तो स्पेस डायग्राम सबसे पहले बना लेना एकदम सेम टू सेम, जैसे कि आपको बोला हो स्पेस डायग्राम में कि आपका हॉरिजेंटल से मास 1 थीटा एंगल पे टिल्ट है, M2 थीटा 2 एंगल पे टिल्ट है, M3 आपके इतने थीटा पे हॉरिजेंटल से टिल्ट है। तो सबसे पहले स्पेस डायग्राम आप बनाना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम स्पेस डायग्राम आप बना लिए। स्पेस डायग्राम के बाद हमें वेक्टर डायग्राम बनाना है। वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा उसके लिए, तो सबसे पहले स्पेस डायग्राम ड्रॉ कर लिया, फाइंड आउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड ईच मास, तो उसके बाद सेम टू सेम एनालिटिकल मेथड जो हमने किया था, हर एक मास के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला था, तो इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम निकाल लेंगे हर एक मास के लिए। सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप होगा हमारा, नाउ ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम विद द ऑब्टेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है उसको स्केलिंग पे, जैसे 200 आपका कुछ 200 करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया तो उसको स्केल पे करने के लिए 200 मीटर ऐसे पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर सेकेंड कैसे स्केल पे लाओगे, उसको 100 से डिवाइड कर दो 2 सेंटीमीटर हो गया। तो 200 को आप डायरेक्ट स्केलिंग के लिए स्केलिंग कर दिए 2 सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लोगे, तो उससे सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालो हर एक मास के लिए। उसके बाद उसको स्केलिंग कर लो, स्केलिंग करने के बाद हम उस सेंट्रीफ्यूगल मास के लिए एक उतने सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे, ठीक है। नाउ ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम विद द ऑब्टेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिला उसके हिसाब से हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, सच दैट ए बी रिप्रेजेंट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास m1। अब इस डायग्राम में ए बी कहाँ है हमारा, ठीक है। ए हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से ये हॉरिजेंटल ऐसे कुछ हॉरिजेंटल बना लिया, ठीक है। ये मैंने ये बना ली हॉरिजेंटल लाइन। अब इस पॉइंट से हमने ए से बी
क्या बता रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ मास 1, ठीक है। कितने मास 1 कितने थीटा 1 पे था, तो ये थीटा 1 पे हम उतने सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे जितना हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। फिर यहाँ से बी से सी तक FC2 ड्रॉ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मास ऑफ 2, मास 2 का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो निकलेगा उसको स्केल करके उसकी लाइनिंग खींच लेंगे, कितने डिग्री पे, जितना हॉरिजॉन्टल से टिल्ट है, हॉरिजॉन्टल से जितना टिल्ट है उतना, ठीक है। फिर एट पॉइंट सी पे मास 3 का से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकला उसको स्केल करके उसके कितने थीटे पे हॉरिजॉन्टल से टिल्ट है उसका लाइन ड्रॉ कर लेना। फिर ये हॉरिजॉन्टल से मास 3 के लिए, मास 1, मास 2, मास 3, मास 4 के लिए, फॉर दिस मास 4 के लिए कितना थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा 4 डिग्री पे टिल्ट है, थीटा 4 कितना हॉरिजॉन्टल से थीटा 4 आप मेज़र करना। मेज़र करने के बाद जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा उसको स्केलिंग पे चेंज करके उसे एक लाइन खींच लेना, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट आया उससे आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट को मैच कर देना, ठीक है। तो वो आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। आपका सब कुछ निकल, तो आपका डायरेक्ट ये बना लिए वेक्टर डायग्राम। अब आपको पूछ दे कि आपका रिजल्टेंट कितना है, तो आपको नॉर्मली स्केल से इसे मेज़र करना है, यहाँ से यहाँ तक को डिस्टेंस को स्केल से मेज़र करना है। उसके बाद आपने जो ये सब FC1 FC2 को जो स्केल पे इस पेपर पे बनाने के लिए जो आपने स्केलिंग किया, जो रिड्यूस किया नंबर को, वो जितना रिड्यूस किया उतना इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे इसको मेज़र करके, तो उसका आपका असली रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर कितने थीटा डिग्री पे मेज़र करना है, हॉरिजॉन्टल से ये हॉरिजॉन्टल से ऐसे आप मेज़र करो, क्योंकि सबको आप क्लॉकवाइज मेज़र एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करो, तो इसे भी हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करके देख लेना, उसका थीटा कितना, उसका डायरेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम वेक्टर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। और कुछ है इंपॉर्टेंट इसमें। उसके बाद हमारा द बेंडिंग फोर्स इज देन इक्वल टू द RF बट इन रिजल्टेंट फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो तो आप इजीली निकाल सकते हो, फिर सेम टू सेम एनालिटिकल मेथड के लिए M1 R1 निकालना है, M2 R2 निकालना है, ठीक है। तो वो तो आपके पास जब आप ये वेक्टर डायग्राम बना लोगे तो इजीली कर लोगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल ID दी हुई है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, और एक और हमारा बैलेंसिंग स्टाइल बच गया है, सेवरल मासेस सेवरल अलग अलग प्लेन में मिलेंगे, ठीक है। उनको बैलेंस करना अगर सीख लें, उसके बाद हम खूब सारा न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे लगाएंगे, और ऐसे में हमारा यूनिट 3 का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हाफ पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।